मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। रिदम की बात सुन मिरांश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो धीमे कदमों से रिदम की तरफ बढ़ने लगा। तभी रिदम अपनी बुक नीचे रखते हुए बोली, निधि तुम कुछ बोल। इतना बोलते ही वो रुक गई और वो सामने मिरांश को देखने लगी। उसे देखते ही उसने एकदम से वो बुक बंद की और खड़ी होकर बोली, व्हाट। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, एग्जैक्टली प्रिंसेस, इज एवरीथिंग ऑलराइट। रिदम उसे घूरते हुए बोली, ऑलराइट माय फुट। तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी एक वाइफ है जिसे तुम प्रिंसेस बोलते हो, जिसके आगे पीछे तुम हमेशा लगे रहते हो, और जब मुझे कॉल करने की बारी आई तो तुमने किसी लड़की को अपना फोन पकड़ा दिया। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, तो प्रिंसेस इस चीज को लेकर गुस्सा है। रिदम अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, गुस्सा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मन कर रहा है ना कि तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती पति, क्योंकि प्यार जो करती हूँ तुमसे। बोलकर वो तुरंत वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ गई। तभी मिरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ खींच रिदम की पीठ मिरांश के सीने से टकरा गई। मिरांश रिदम के कान में बोला, प्रिंसेस आई वाज बिजी, मैं बहुत ज्यादा बिजी था, टाइम नहीं मिला एक बार भी फोन चेक करने का। घर आया तो अचानक याद आया, मान जाओ। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, पति मैं मान जाऊं तुम बिजी थे, पर मेरे इमोशंस का क्या। मेरा पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ इस इंतजार में निकला कि मेरा पति अब कॉल करेगा लेकिन नहीं। मिरांश बीच में बोला, कहा ना प्रिंसेस, मैंने तुम्हें एक वैलिड रीजन दिया है। रिदम उससे एकदम से दूर होकर बोली, मैं तुम्हारे वैलिड रीजन का क्या करूं। अगर तुम बिजी रहते हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी फ्री रहती हूँ। मैं अभी घर पर हूँ लेकिन कल से मैं भी ज्वाइन कर लूंगी। तुम मुझे बोल कर गए थे कि मैं तुम्हें कॉल करूं, तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुमने अपनी बीवी को बोला है कि वो कॉल करें। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, प्रिंसेस अब तुम बात का मुद्दा बना रही हो, समझ में आ रहा है। रिदम धीरे से बोली, अब मैं बातों का मुद्दा बना रही हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि गलती मेरी है, मैं गलत कर रही हूँ। ओके मान गए तुम सही, मैं गलत खुश। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, कैन यू स्टॉप इट प्रिंसेस, जस्ट स्टॉप इट राइट नाउ। रिदम ताली बजाते हुए बोली, फाइन मैं चुप हो जाऊंगी, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, तब ठीक रहेगा। इतना बोलकर रिदम ने एकदम से कॉफी टेबल पर लात मारी। मिरांश चिल्ला कर बोला, आई सेड स्टॉप इट। बोलते हुए उसकी आंखें हल्की हल्की लाल होने लगी थी। रिदम ने एक नज़र कॉफी टेबल को देखा और उसने वापस मिरांश को देखा। उसे समझ में आने लगा था कि मिरांश अपना कंट्रोल खो रहा था, लेकिन आज वो खुद गुस्से में थी। रिदम धीरे से बोली, हर बार नहीं होगा ना पति, मैं समझ जाऊंगी लेकिन तुम नहीं समझोगे तो हर बार ऐसा क्यों हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम मुझे भूल गए। मुझे नहीं पता पति पहले का, लेकिन आज तुम अपने प्रिंसेस को भूल गए। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही मिरांश वही कॉफी टेबल पर बैठ गया और वो कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी और वो ये थी कि आज तुम अपनी प्रिंसेस को भूल गए। इधर रिदम सीधे बेडरूम में पहुंची और उसने एकदम से दरवाजा बंद कर दिया। वो खुद से बोली, कहीं ज्यादा रिएक्ट तो नहीं कर दिया ना मैंने। नहीं, मैंने कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। उसे समझाना पड़ेगा कि वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। बोलते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ पल में रिदम वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को देखते हुए कुछ सोच रही थी। वो धीरे से बोली, पर पति जैसे रिएक्ट कर रहा था, वो गुस्से में है, उसे मेरी जरूरत है, नहीं ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं उसे। बोलकर वो तुरंत बेडरूम से निकलकर वापस स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। रिदम जैसे ही स्टडी रूम के पास पहुंची, तभी पीछे से निधि बोली, भाभी क्या हुआ, मैंने कुछ आवाज सुनी थी, इज एवरीथिंग ऑलराइट। रिदम एक नज़र उसे देखकर बोली, हाँ, बस हमारे बीच की बात है, ओके। बोलकर तुरंत स्टडी रूम के अंदर चली गई। अंदर जाते ही रिदम की नजरें मिरांश की तरफ गई, जो कि अभी भी कॉफी टेबल पर सर झुकाए बैठा हुआ था और वो चुपचाप जमीन को घूर रहा था। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, पति। तभी मिरांश धीरे से बोला, मैं अपनी प्रिंसेस को भूल गया, यही बोलकर गई थी ना तुम मुझे। बोलते हुए उसने एकदम से अपना चेहरा उठाकर रिदम की तरफ देखा। वही ना चाहते हुए भी रिदम के कदम रुक गए और उसके दिल की धड़कन शोर करने लगी। आज शायद कई दिनों बाद ऐसा हो रहा था कि उसे मिरांश की तरफ देखकर डर लग रहा था। रिदम फिर भी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, ओके। मैं गुस्से में थी और मैं अभी भी गुस्से में हूँ, तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, पर तुम तो यहाँ बैठे। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी मिरांश एकदम से खड़ा हुआ। रिदम 2 कदम पीछे हट गई। मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, गुस्सा, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है प्रिंसेस, मैं क्या करूं। रिदम धीरे से बोली, पति मेरी बात सुनो।
बोलकर उसने जैसे ही मिरांश के गाल पर हाथ रखा, तभी मिरांश ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। रिदम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश झुककर उसके कान के पास बोला, मैं अपनी प्रिंसेस को भूल गया है ना? जब मैं भूल गया हूं तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर तुम्हें मनाने आया ही क्यों? क्योंकि मैं तो भूल गया था, राइट? रिदम धीरे से बोली, मीर प्लीज। मिरांश धीरे से बोला, नहीं, यहाँ पर कोई प्लीज नहीं, मैं अपनी प्रिंसेस को भूल गया। बोलकर उसने एकदम से रिदम को छोड़ा और फिर वो एक बार इधर उधर देखने के बाद जोर से चिल्लाया। रिदम 2 कदम पीछे हट गई और वो अपनी आंसू भरी आंखों से मिरांश को देख रही थी। इधर मिरांश ने पूरे लाइब्रेरी में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। रिदम चुपचाप उसे देख रही थी। मिरांश ने सारी बुक्स नीचे गिरा दी, उसने कॉफी टेबल तोड़ दिया था और अब वो रिदम की तरफ मुड़ा। रिदम इस वक्त एक टेबल के पास खड़ी थी। मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अपनी प्रिंसेस को भूल गया मैं। बोलकर वो कुछ ही पल में रिदम के सामने था। उसने उस टेबल को एक लात मारा, जिसकी वजह से वो टेबल रिदम की तरफ गिरने को हुआ। रिदम जोर से चिल्लाई, तभी मिरांश ने एकदम से उसे पकड़कर अपने सीने से लगाया और वो टेबल उसके पीछे गिर गई। मिरांश रिदम को खुद से दूर करके बोला, साइड नहीं हो सकती तुम? जब पता है कि मैं गुस्से में हूँ तो फिर साइड नहीं हो सकती और यहाँ पर खड़ी क्यों हो? चली नहीं जा सकती? रिदम हैरानी से बोली, व्हाट? मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, व्हाट द हेल प्रिंसेस? तुम जा नहीं सकती थी? जब तुम देख रही हो कि मैं गुस्से में हूँ, मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्यों खड़ी थी यहाँ पर, ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं? रिदम धीरे से बोली, नहीं, मैं डर गई थी। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। मिरांश ने बिना कुछ बोले उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। रिदम उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस कर सकती थी, जिसका साफ मतलब था कि वो रिदम को लेकर कहीं डरा हुआ था। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, मैं ठीक हूँ, ओके, तुम टाइम से पहले ही अपने होश में आ गए। मिरांश धीरे से बोला, और अगर नहीं आता तो अभी ये टेबल तुम्हारे पैर पर गिरता, तुम्हें चोट लग जाती और फिर से कुछ होता। बोलकर उसने रिदम को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर तुरंत बाहर निकल गया। वैसे ही वहां का सामान बिखरा हुआ था। मिरांश इधर उधर ज्यादा देर देख नहीं सकता था, वरना उसका ओसीडी उसके दिमाग पर असर करने लगता। मिरांश रिदम को सीधे बेडरूम में लेकर गया और उसे बेड पर बिठाकर बोला, बी केयरफुल प्रिंसेस, अगर मैं ऐसे गुस्से में हूँ और अगर मुझे कोई बात ट्रिगर कर गई है तो तुम मेरे पास नहीं आओगी। बोलकर वो तुरंत खड़ा हो गया। तभी रिदम उसे देखकर बोली, पर अगर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो फिर तुम शांत भी नहीं होगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? ये सुनते ही मिरांश चुपचाप उसे देखने लगा। रिदम घुटनों के बल खड़ी होकर बोली, मुझे समझ में आता है कि अगर तुम्हारा मूड खराब चल रहा है, तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तो भी अगर मेरे ऊपर कोई खतरा आता है तो तुम शांत हो जाते हो, और ये मैंने एक बार नहीं बहुत बार नोटिस किया है। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, सो वॉट, उससे सच्चाई तो नहीं बदलेगी प्रिंसेस। रिदम उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, ये सच है कि तुमसे कंट्रोल नहीं होता पति, उसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है ना? तुमने तो नहीं बोला ना कि किसी डिसऑर्डर को कि आओ मेरे पास आकर मेरे साथ रह जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना? मिरांश ने बिना कुछ बोले रिदम के सर से अपना सर जोड़ लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रिदम मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देख रही थी। तभी मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस, मैं सच में बिजी था, ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें भूल गया था। मेरे बैक ऑफ माइंड में तुम हमेशा रहती हो, पर मुझे ये शूटिंग 2 से 3 दिन के अंदर ही खत्म करनी है, इसलिए मैं आज थोड़ा ज़्यादा बिजी था। मैं इसे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता, बस इतनी सी बात है। रिदम कुछ पल रुककर बोली, समझ गई मैं, ओके, आई अंडरस्टैंड यू। और मिरांश बीच में बोला, पर तुम हर बार नहीं समझोगी, राइट? ये सुनते ही रिदम एकदम बिल्कुल चुप हो गई। तभी मिरांश ने अपनी आंखें खोली और कुछ पल रिदम की हनी ब्राउन आंखों में देखने के बाद उसने उसके फोरहेड पर किस कर लिया। रिदम धीरे से बोली, अब सोना है या नहीं? 3 दिन के अंदर तुम्हें अपनी शूटिंग खत्म करनी है, तो फिर 1 दिन निकल चुके हैं और 2 दिन के लिए बेटा एनर्जी चाहिए ना, तो फिर जल्दी से सो जाओ। मिरांश उसके पास बैठते हुए बोला, तुम सच में चाहती हो कि मैं सो जाऊं प्रिंसेस? रिदम मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। बोलकर उसने मिरांश को बेड पर लेटाया। ठीक उसी वक्त मिरांश ने रिदम को अपने पास खींच लिया। रिदम सीधे उसके ऊपर जा गिरी। वो हैरानी से बोली, व्हाट? मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नथिंग, कुछ भी नहीं। बोलकर उसने रिदम को अपने सीने से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। रिदम मन में बोली, तुम्हारी ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है पति,
गौतम से बात करनी पड़ेगी, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। मेरा नहीं पता, लेकिन तुम खुद को नुकसान न पहुंचा बैठो किसी दिन। यही सारी चीज सोचते हुए उसकी भी आंख लग गई। अगला दिन रिदम आज न्यूज़ हाउस जाने वाली थी। शीतल से उसकी ऑलरेडी बात हो चुकी था। शीतल ने उसे बताया था कि आज उसे एक इंटरव्यू लेना था। रिदम खुद से बोली, ये शीतल उसी दिन बता रही है जिस दिन इंटरव्यू है। 1 हफ्ते पहले बताना होता है, लेकिन नहीं, मेरे सर पर बम फोड़ने की आदत है। बोलते हुए उसने एक नज़र खुद को मिरर में देखा। वो पूरी तरीके से रेडी थी। रिदम ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और वो तुरंत वहां से निकल गई। इधर मिरांश ऑलरेडी शूटिंग के लिए निकल चुका था। उसे कनिका के साथ ये काम जल्दी खत्म करना था। इस वक्त वो सेट पर था, उसका मेकअप हो चुका था। वो इस वक्त डायरेक्टर के साथ था और वो दोनों कुछ डिस्कशन कर रहे थे। थोड़ी दूरी पर कनिका आराम से बैठी हुई थी, उसका टचअप चल रहा था। कनिका अचानक से बोली, नियम, रिदम सिसोदिया, मिरांश की वाइफ, वो काम क्या करती है? नियम कुछ पल रुककर बोला, रिपोर्टर है। आई मीन ज्यादातर इंटरव्यूज लेती है और सेलिब्रिटी रिपोर्टर है। कनिका कुछ पल रुककर बोली, ग्रेट, कहाँ मिरांश रघुवंशी खुद सेलिब्रिटी है और वो कहाँ सेलिब्रिटी रिपोर्टर, कोई मेल भी नहीं है इन दोनों का। नियम कुछ पल रुककर बोला, मैडम, आई थिंक आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप काम पर ध्यान दो। अगर मिस्टर रघुवंशी ने सुन लिया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। कनिका आई रोल करते हुए बोली, कोई रिएक्शन नहीं देगा वो। कल मैंने उसका फ़ोन उठाया था, पता चला उसे। पता तो चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी वो शांत है ना, वो कुछ नहीं बोलेगा। इधर रिदम न्यूज़ हाउस पहुंच चुकी थी। इंटरव्यू रूम रेडी था। उसने एक बार सारे सवालों पर नज़र घुमाई और फिर सीधे इंटरव्यू रूम में चली गई। अंदर आते ही उसकी नज़र सीधे सामने बैठे शख्स पर गई और वो धीरे से बोली, तो फिर इनका इंटरव्यू लेना है मुझे। बोलते हुए वो अपने सामने बैठे हुए इंसान को देख रही थी। मुंबई, इंडिया, बबल न्यूज़ हाउस। रिदम इंटरव्यू रूम के बाहर खड़ी थी और उसके सामने जो इंसान बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सुरेश भाटिया था, क्लासिकल म्यूजिक का फाउंडर। मिस्टर सुरेश भाटिया। रिदम धीरे से बोली, ये मुझे हर बार अपने पति के दुश्मनों के साथ ही इंटरव्यू क्यों करना पड़ता है? कभी वो चिराग आहूजा तो कभी ये। बोलते हुए उसने सर हिला दिया और फिर वो तुरंत अंदर चली गई। सुरेश रिदम को देखकर बोला, हेलो मिसेज रघुवंशी। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, हेलो मिस्टर भाटिया। वैसे आप मुझे मिस सिसोदिया बोल सकते हैं, वो क्या है ना कि मुझे मेरा नाम बड़ा पसंद है। बोलते हुए वो आराम से सुरेश के सामने बैठ गई। सुरेश गौर से रिदम की हर हरकत को ऑब्जर्व कर रहा था और इस बात का एहसास रिदम को अच्छे से था। वो इतने लोगों का इंटरव्यू लेती थी, उसे हर सेलिब्रिटी की नज़र और उनके जजमेंट का अंदाजा होता था, तो उसे यहाँ पर भी अंदाजा था। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर भाटिया, शैल वी स्टार्ट? सुरेश धीरे से बोला, बेशक। इसी के साथ कैमरा ऑन हो गए। रिदम कैमरा की तरफ देखकर बोली, हेलो और वेलकम, दिस इज अगेन रिदम सिसोदिया की न्यू पर्सन, न्यू फेस एंड न्यू इंटरव्यू सेशन। प्लीज वेलकम श्री सुरेश भाटिया, द फाउंडर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। रिदम सुरेश की तरफ मुड़कर बोली, मिस्टर भाटिया, आपने क्लासिकल रिकॉर्ड की शुरुआत कैसे की थी? पिछले 20 सालों से क्लासिकल रिकॉर्ड म्यूजिक इंडस्ट्री में टॉपर चल रहा है। सुरेश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, म्यूजिक में हमेशा से इंटरेस्ट था मुझे और ऑनेस्टली आई लव म्यूजिक, तो बस उसी राह पर चलते चलते और फिर फैमिली का भी साथ बस। रिदम मन में बोली, झूठा कहीं का, इसके बारे में सब कुछ पता लगाया है मैंने, फैमिली ने कहीं साथ नहीं दिया, धोखाधड़ी करके कंपनी स्टार्ट कर ली। वो ये सारी चीज़ मन में सोच रही थी, लेकिन सामने से उसके एक्सप्रेशन बहुत प्यारे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे सुरेश भाटिया की बातों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, वेल, ये बहुत अच्छी बात है। आजकल के यंगस्टर्स को भी इससे काफ़ी सीख मिलेगी। वैसे 20 सालों से टॉप पर रहने के बाद अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है। मिस्टर भाटिया, एम आई राइट? आई मीन, मेलोडी म्यूजिक रेस में आगे निकलते जा रही है। ये सुनते ही सुरेश ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। इधर रिदम की स्माइल जा नहीं रही थी, उसने ये सवाल जानबूझकर किया था। सुरेश अचानक से बोला, अब नए नए लोग आते हैं, रेस में आगे निकलते हैं, उन्हें लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन जीत तो वही है ना जो हमेशा से रेस में रहा है। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेलोडी म्यूजिक जितना भी आगे निकल जाए, आखिर में आपकी क्लासिक रिकॉर्ड्स उसे पीछे छोड़ देगी? इतना विश्वास है आपको आपकी क्लासिक रिकॉर्ड्स पर? सुरेश गहरी सांस लेकर बोला, बिल्कुल, बहुत विश्वास है। मेलोडी म्यूजिक से पहले भी बहुत से आए हैं, कहाँ है आज कहीं दिख नहीं रहे। एक प्राइवेट लेवल ज़्यादा वक्त तक रहता नहीं है, और यही सच्चाई है।
रिदम हैरानी से बोली, रियली मिस्टर भाटिया, आप ये कहना चाहते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई भी बाहर का लेवल ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाता, और ऐसा क्यों? सुरेश एकदम से मुस्कुरा कर बोला, काम न करना। अगर लापरवाहियां होगी तो फिर लोग भूल तो जाएंगे ना। रिदम में बोली, लापरवाही माय फुट, मन तो कर रहा है कि यही सबके सामने एक्सपोज कर दूं और इसे वायरल कर दूं, पर मेरे हाथ में नहीं है कुछ। ये सारी चीज अपने मन में सोचते हुए रिदम सामने से मुस्कुराकर बोली, वैसे चिराग आहूजा के साथ बहुत कुछ चल रहा है, उसके बारे में आपका कोई ख्याल? सुरेश बिना किसी भाव के बोला, चिराग आहूजा के साथ मेरे कोई कनेक्शन नहीं है। करीब 1.5 महीने पहले हमारी एक लड़ाई हुई थी, जिसके बाद से चिराग से मैंने कभी बात नहीं की और ना उसने कभी मुझसे बात करने की कोशिश की, तो इट्स ऑल ओवर। बोलते हुए उसने एक बार कैमरा की तरफ देखा था। रिदम मन ने बोली, डबल स्टैंडर्ड। इधर मिरांश और कनिका की शूटिंग चल रही थी। उनकी शूटिंग ऑलमोस्ट आज ही एंड पर आ चुकी थी और ये चीज कनिका को परेशान कर रही थी। उसे मिरांश के साथ और टाइम स्पेंड करना था। इस वक्त मिरांश अपनी वैनिटी वैन में था, तभी कनिका वहां पर आकर बोली, हेलो मिस्टर रघुवंशी। मिरांश एकदम से उसे देखकर बोला, व्हाट द हेल, कनिका, सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुकी है तुम्हारी, जब देखो मुंह उठाकर बार बार मेरे सामने आ रही हो। कनिका धीरे से बोली, लिसन मिरांश, प्यार से बात कर रही हूं ना। और मिरांश बीच में बोला, तो तुम प्यार से बात करो, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरा क्या? ये सुनते ही कनिका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वो एकदम से मिरांश का कॉलर पकड़ कर बोली, व्हाट्स द प्रॉब्लम, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? आई लव यू यार, जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ तब से तुम्हें चाहा, और तुमने ऐसी एक रिपोर्टर से शादी कर ली। और इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मिरांश ने उसे एकदम से धक्का दिया। कनिका खुद को संभालते संभालते सीधे वैनिटी वैन की दीवार से लग गई। मिरांश उसे घूरते हुए बोला, जस्ट बी इन योर लिमिट कनिका, जिसकी तुम बात कर रही हो वो मेरी वाइफ है और वो मेरी प्रिंसेस है, तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़की नहीं है। जस्ट बी इन योर लिमिट, और अगर अगली बार तुमने मेरी वाइफ के बारे में इस टोन में बात की तो फिर इस इंडस्ट्री से तुम्हारा नाम और निशान मिटाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। याद रखना, मिरांश रघुवंशी खोखली धमकी नहीं देता। कनिका धीरे से बोली, व्हाट? मिरांश एकदम से उसका हाथ पकड़कर बोला, जस्ट गेट लॉस्ट। बोलकर उसने कनिका को सीधे धक्का दिया। कनिका ने एक बार मुड़कर मिरांश को देखा और फिर वो तुरंत गुस्से में वहां से निकल गई। वही किसी ने इन सारी चीज की फोटो खींच ली थी, कनिका के वैनिटी वैन से निकलने की। वो एक आदमी था, शायद कोई रिपोर्टर। वो रिपोर्टर मुस्कुराते हुए बोला, कल की ब्रेकिंग न्यूज जो मचाएगी तहलका। इतना बोलकर वो रिपोर्टर मुस्कुरा दिया। इधर कनिका गुस्से में तुरंत अपनी वैनिटी वैन में गई और चिल्लाकर बोली, वो ऐसा कैसे कर सकता है नियम, उसे समझ में नहीं आता है कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ फिर भी। नियम उसे संभालते हुए बोला, कनिका मैडम, मेरी बात सुनो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आई मीन आप कुछ और कर लेना। लेकिन कनिका बीच में बोली, नहीं, कुछ और क्या कर लूंगी, मुझे कुछ भी नहीं करना नियम, आई वॉन्ट हिम एट एनी कॉस्ट। ये सुनते ही नियम लाचारी से कनिका को देखने लगा, जो किसी पागल से काम नहीं लग रही थी। उदयपुर, राजस्थान। अभिराज को जेल होने के बाद से विक्रांत काफी ज्यादा शांत था और ये चीज वैशाली बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी। वैशाली ने एक बार बेडरूम में विक्रांत को देखा, जो कि बेड पर बैठा हुआ कहीं खोया हुआ था, और वो फिर वहां से चली गई। वो खुद से बोली, ऐसा क्यों लग रहा है कि तूफान से पहले की शांति है? विक्रांत शांत रहने वालों में से नहीं है, चक्कर क्या है? मुझे एक बार साहित्य से बात करनी पड़ेगी। इतना बोलकर वो सीधे स्टडी रूम में गई। वैशाली साहित्य को देखकर बोली, साहित्य बेटा, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। साहित्य बिना उनकी तरफ देखे बोला, सुन रहा हूं मैं। वैशाली कुछ पल रुककर बोली, वो एक्चुअली विक्रांत बहुत शांत है। ये सुनते ही साहित्य की नज़र वैशाली की तरफ चली गई। तभी वैशाली फिर से बोली, साहित्य, विक्रांत इतना शांत नहीं रहता, वो शांत रह ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ उसे। और साहित्य बीच में बोला, सबसे बड़ी बात चाची, आप मुझे ये सब क्यों बता रही है? मैं जानकर क्या करूँगा? अगर वो शांत नहीं रहते तो वो उनका लुकआउट है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। वैशाली कुछ पल रुककर बोली, पर साहित्य, अगर विक्रांत ने कुछ करने की कोशिश की तो? साहित्य बिना किसी भाव के बोला, आई डोंट केयर चाची, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, सारा काम का भार मेरे ऊपर है, प्लीज मुझे और परेशान मत करिए। वैशाली ने कुछ पल साहित्य को देखा और वो तुरंत वहां से चली गई। आज पहली बार साहित्य उनसे इस तरीके से बात कर रहा था और ये बात वैशाली को अच्छी नहीं लग रही थी। अनामिका थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और उसने अंदर की सारी बातें सुन ली थी।
अनामिका सीधे स्टडी रूम में साहित्य के पास गई और उसे देखकर बोली, ये कैसे बात कर रहे थे तुम चाची से, इस एवरीथिंग ओके? साहित्य उसे देखकर बोला, अनामिका आई एम वेरी डिस्टर्ब, तुम्हें जानने की प्रॉब्लम क्या है? अनामिका धीरे से बोली, तुम बताओगे तो। वो अभी बोल रही थी कि तभी साहित्य खड़ा हुआ और एकदम से वो अनामिका का हाथ पकड़कर उसे तुरंत अपने बेडरूम की तरफ ले गया। बेडरूम में पहुंचते ही साहित्य में अनामिका का हाथ छोड़ा और फिर उसे देखकर बोला, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना साहित्य नाम के पीछे जो रघुवंशी लगा हुआ है वो है। अनामिका धीरे से बोली, साहित्य जस्ट रिलैक्स। साहित्य चिल्ला कर बोला, कैसे रिलैक्स हो जाऊं? ये सारी चीज मेरे ऊपर आकर क्यों खत्म होती है? मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, कोई समझता क्यों नहीं है? जब दादू थे तो उनकी नज़र में आई वाज परफेक्ट, एक परफेक्शन की जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर अनामिका। और चाचू सब कुछ छोड़ो तो अगर मैं थोड़ा सा अनरीजनेबल होकर रिएक्ट करूं तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा हूं, तो लोगों को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है क्यों? अनामिका उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, किससे प्रॉब्लम हो रही है, क्या हुआ? साहित्य धीरे से बोला, रिदम, वो गुस्से में गई, मुझे सुना कर गई। आई नो मैं थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है, तो व्हाट इज़ माई फॉल्ट? अनामिका ने एक गहरी सांस ली और फिर साहित्य को बेड पर बैठाकर वो खुद उसके बगल में बैठ गई। साहित्य बिना कुछ बोले सामने देख रहा था। तभी अनामिका उससे बोली, एक बार मेरी बात सुनोगे? साहित्य धीरे से बोला, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। अनामिका कुछ पल रुक कर बोली, साहित्य आई थिंक, प्लीज गलत मत समझना, बट आई थिंक यू नीड अ साइकेट्रिस्ट। ये सुनते ही साहित्य ने एक नज़र उसे देखा और वो वापस सामने देखने लगा। अनामिका थोड़ा कंफ्यूज हुई कि साहित्य को ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार ये बात नहीं सुन रहा था। अनामिका फिर से बोली, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता, पर मुझे इस बात का आइडिया है कि तुम कुछ छुपाते हो मुझसे। ये सुनते ही साहित्य ने एक गहरी सांस ली और वो धीरे से बोला, आई एम नॉट रेडी टू फेस साइकेट्रिस्ट, मैं नहीं कर पाऊंगा। अनामिका उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज मेरे लिए। ये सुनते ही साहित्य ने एक बार उसे देखा और फिर उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। रात का वक्त, अपार्टमेंट में रिदम इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और वो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र सीधे लैपटॉप पर एक आर्टिकल पर गई, फॉर द न्यू मॉम इस नाम से। रिदम धीरे से बोली, ये सारी चीज़ मुझे क्यों दिख रही है? अनजाने में ही उसने वो आर्टिकल खोल दिया और फिर वो आर्टिकल चुपचाप पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से आवाज़ आती है। रिदम ने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया। ठीक उसी वक्त मिरांश बाहर आकर बोला, ऐसा क्या कर रही थी तुम प्रिंसेस, जो तुमने मेरे आते ही अपना लैपटॉप बंद किया? रिदम उसे देखते हुए बोली, कुछ देख रही थी और कुछ भी नहीं। बोलते हुए उसने अपना लैपटॉप नाइट स्टैंड पर रख दिया और फिर अपने कपड़े चेंज करके वो खुद उसके पास बेड पर आ गया। रिदम अचानक से बोली, तुम्हें पता है पति, आज मैंने मिस्टर सुरेश भाटिया का इंटरव्यू लिया। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, टेल मी प्रिंसेस, कितनी बेइज्जती की तुमने उसकी? रिदम मुस्कुराते हुए बोली, अब ये तो तुम्हें इंटरव्यू रिलीज होने के बाद पता चलेगा, यू नो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं बताते। मिरांश धीरे से बोला, ओके तो मेरी प्रिंसेस कॉन्फिडेंशियल खबरें रखती है। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ज्यादा। मिरांश ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर एक नज़र उसके होठों को देखकर उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। रिदम उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, मुझे पता है कि तुम थेरेपी ले रहे हो, कैसी जा रही है? मिरांश आई रोल करते हुए बोला, व्हाट द हेल, इस गौतम से कंट्रोल नहीं होता क्या, हर जगह मुंह खोल देता है। रिदम धीरे से बोली, अरे पर उस पर गुस्सा करने की क्या बात है, मैं खुद उससे पूछने गई थी और उसने मुझे जवाब दे दिया। अब तुम मुझे बताओ कैसी जा रही है थेरेपी? मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, आई डोंट नो प्रिंसेस, अजीब, बहुत अजीब, इट जस्ट कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे इस थेरेपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिदम उसके कंधे पर सर रखकर बोली, कोई बात नहीं, मेरे लिए सही, तुम अपने बारे में तो सोच रहे हो। मिरांश धीरे से बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अपने बारे में सोचकर मुझे कौन से। रिदम बीच में बोली, चुप पति, ऐसे नहीं बोलते, तुम अपने बारे में सोचोगे तभी तो हमारे आने वाले कल के बारे में सोचोगे और मेरे बारे में भी सोचोगे। ये सारी चीज़ बोलते हुए रिदम के दिमाग में कोई दूसरी चीज़ चल रही थी, जो वो अभी मिरांश को नहीं बता सकती थी क्योंकि वो खुद पूरी तरीके से शो नहीं थी। अगला दिन, मिरांश इस वक्त आराम से स्टडी रूम में बैठा हुआ था और वो अपने सामने लैपटॉप पर रिदम और सुरेश का इंटरव्यू देख रहा था। ये इंटरव्यू आज सुबह ही रिलीज हुआ था, जिसके बारे में रिदम को भी अभी तक नहीं पता था।
क्योंकि वो तो सो रही थी। चिराग के बारे में सुनते ही मिरांश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोला, कमाल है लोग कितने। वो क्या कहते हैं गौतम। बोलते हुए उसने एकदम से गौतम को देखा जो ठीक उसी वक्त अंदर आया। गौतम कुछ पल रुककर बोला, दोहरे चेहरे। इस पर मिरांश बोला, एग्जैक्टली, लोग कितने दोहरे चेहरे वाले होते हैं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। अब चिराग के साथ तो यही होगा। आई कैन इमेजिन बैकग्राउंड म्यूजिक। गौतम कुछ पल रुककर बोला, ओके तो आप भाभी और पागल बुड्ढे का इंटरव्यू देख रहे हो। गौतम ने एक फाइल मिरांश के सामने रखी और उसे देखकर बोला, मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत ने ये स्पेशली आपके लिए भिजवाया है। ये सुनते ही मिरांश के एक्सप्रेशन एकदम से बिगड़ गए। वो चुपचाप उसे फाइल को घूरने लगा। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। मिरांश अपने सामने टेबल पर रखी हुई अनिरुद्ध की भेजी हुई फाइल को घूर रहा था। तभी गौतम उससे बोला, भाई एक बार खोलकर तो देख लो। मिरांश उसे देखकर बोला, पहली बात ये फाइल यहाँ पर लाने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत को कोई काम नहीं है जो तुमसे कांटेक्ट करते हैं तुम मुंह उठाकर उनसे जाकर बात करने चले जाते हो। गौतम झट से बोला, पर भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ये फाइल डिलीवर करवाई है, मुझसे मिले नहीं है। मिरांश एक गहरी सांस ली और उसने वो फाइल खोलकर देखी। उसे फाइल में पावर ऑफ अटॉर्नी मानवी राजपूत की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सब कुछ मिरांश रघुवंशी के नाम हो चुकी थी। ये उस चीज का प्रूफ था और वो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर थे जो अनिरुद्ध ने मिरांश के लिए भिजवाए थे। मिरांश धीरे से बोला, सीरियसली मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत को क्या लगता है इन सारी चीजों से उन्हें क्या मिल जाएगा। गौतम कुछ पल रुककर बोला, हो सकता है कि वो मानवी राजपूत की सारी चीज सब कुछ आपके नाम करना चाहते हो। और मिरांश बीच में बोला, पर मुझे कुछ चाहिए नहीं। गौतम बात यही है कि मुझे उस इंसान का कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे उनका क्या, मुझे किसी का भी कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब कुछ लाइन और मुझे इस चीज का हिस्सा नहीं बनना। ये बोलकर उसने वो फाइल बंद की और सीधे फाइल उठाकर एक कोने में फेंक दी। गौतम ने एक नज़र फाइल को देखा और फिर वापस मिरांश को देखने लगा। मिरांश खड़ा होकर बोला, ठिकाने लगा देना इस फाइल को, अगली बार मुझे ये फाइल मेरे सामने नजर ना आए। और हाँ, अनिरुद्ध राजपूत तक एक मैसेज मेरा पहुंच जाना चाहिए और तुम अच्छे से जानते हो वो क्या है। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। अगला दिन, रिदम आज सुबह सुबह बिना मिरांश से मिले ही न्यूज़ हाउस चली गई थी, क्योंकि उसे कुछ काम भी था और अब वो अपने काम पर वापस आ चुकी थी। उधर मिरांश पहले ही मेलोडी रिकॉर्ड जा चुका था। एक नई एल्बम आने वाली थी और उसके साथ साथ उसका म्यूजिक वीडियो वो भी रिलीज होने वाला था। रिदम सीधे शीतल के केबिन में गई और उसे देखकर बोली, हेलो शीतल, गुड मॉर्निंग, और आज मैं जल्दी आ चुकी तो अब तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकती। ये बोलते हुए आराम से उसके सामने बैठ गई। शीतल सार्कास्टिकली बोली, एक दिन जल्दी आकर इतना उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल तुम फिर से लेट हो जाओगी। रिदम मुंह बनाते हुए बोली, इज्जत नहीं है मेरी कुछ भी। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं है, वो पेपर वेट पास करना। रिदम ने जल्दी से पेपर वेट उठाकर शीतल की तरफ बढ़ा दिया। शीतल ने पेपर वेट पकड़ते हुए एक बार रिदम की कलाई पकड़ी। वो पीछे हटाने वाले थे कि तभी वो कुछ सोचने लगी। रिदम धीरे से बोली, व्हाट, मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, क्या हुआ। शीतल कुछ पल रुककर बोली, रिदम टेल मी वन थिंग, शादी को कितना टाइम हो चुका है। रिदम कुछ पल रुककर बोली, 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, क्या हुआ, इस एवरीथिंग ओके। शीतल एक नज़र रिदम को देखकर बोली, तुम दोनों प्रोटेक्शन यूज करते थे। रिदम चिल्लाकर बोली, व्हाट द हेल, क्या बोल रही हो तुम। आई मीन, इतना बोलकर एकदम से चुप हो गई। शीतल खड़ी होकर बोली, कुछ पूछ रही हूँ मैं, बताओगी। रिदम धीरे से बोली, हाँ यूज करते थे पर रेगुलर बेसिस पर नहीं, और अभी लास्ट 2-3 बार में तो नहीं किया। बोलते हुए उसने एक बार शीतल को देखा। शीतल गहरी सांस लेकर बोली, आई थिंक यू आर नॉट कंफर्म, पर मुझे डाउट है तुम्हारी पल्स रेट जैसी है वो, आई थिंक यू आर प्रेग्नेंट। रिदम चिल्लाकर बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हुए वो हैरानी से शीतल को देखने लगी। शीतल उससे बोली, एक्सक्यूज मी, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तुम लोग प्रोटेक्शन भी रेगुलर बेसिस पर यूज नहीं करते हो तो फिर कुछ भी हो सकता है यार। आई थिंक ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, तुम जाओगी या मैं तुम्हें लेकर चलूं। रिदम धीरे से बोली, शीतल आई कांट प्रेग्नेंट, आई एम नॉट रेडी। मैंने एक बार मिरांश को बोला था कि मैं कंसीव कर लूंगी, लेकिन आई एम नॉट रेडी, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। टेल में तुम झूठ बोल रही हो। शीतल धीरे से बोली, रिदम में झूठ क्यों बोलूंगी, मैं बस ये बोल रही हूँ कि मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता कि
मैं गलत बोल रही हूँ लेकिन हाई चांस है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर मुझे पल्स देखना आता है। तुम्हें पता है ना, मैंने 1 साल मेडिकल किया था, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। मैं जानती हूँ, प्लीज़ एक बार ब्लड टेस्ट करा लो यार। रिदम धीरे से बोली, ओके, तुम बोल रही हो तो ओके, पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। शीतल बीच में बोली, रिदम मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, हम आज के आज ही ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ये बोलकर उसने रिदम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तुरंत वहां से निकल गई। वही उदयपुर राजस्थान में शिवम इस वक्त एक कमरे के बाहर था। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर समर्थ सिसोदिया एंड मिसेस नैना सिसोदिया का था। रिदम और शिवम के पेरेंट्स जो कि आज इस दुनिया में नहीं थे। शिवम चुपचाप उस कमरे के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी धानी उसके पास आकर बोली, शिवम मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवम कुछ पल रुककर बोला, बस ऐसे ही आज याद आ गई। धानी उसका हाथ पकड़कर बोली, अचानक याद नहीं आती है, वजह क्या है? 1 मिनट, डेथ एनिवर्सरी पास आ रही है ना उनकी। उसकी बात सुन शिवम ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसने बिना कुछ बोले वो दरवाजा खोल दिया। शिवम धानी के साथ अंदर गया। अंदर आते धानी की नज़र चारों तरफ घूमने लगी। वो पहले भी इस कमरे में आ चुकी थी और हर बार वो शिवम के साथ ही आती थी। शिवम कुछ पल रुककर बोला, मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी आ रही है धानी, लेकिन मुझे कभी ये नहीं पता चला कि उनकी मौत की वजह क्या थी। तभी धानी उससे बोली, एक्सीडेंट था शिवम, एक्सेप्ट कर लो ना। इस चीज को तुम क्यों नहीं मानना चाहते हो? शिवम उसे देखकर बोला, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था। धानी मेरे दिमाग में शक है, बहुत बड़ा शक, इस बात को लेकर कि वो एक्सीडेंट कभी एक्सीडेंट था ही नहीं, कुछ ना कुछ गलत हुआ था जो मुझे नहीं पता, जो हमें नहीं पता। धानी उसका हाथ पकड़कर बोली, ओके जस्ट रिलैक्स, शांत, अगर कुछ है तो पता लगाओ, अगर गलती से भी ये किसी की साजिश है या कोई गुनहगार है तो वो गुनहगार सामने आना चाहिए। शिवम बिना किसी भाव के बोला, गुनहगार सामने जरूर आएगा धानी, एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ। मैं जब से तुमसे शादी हुई थी उसके बाद से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, इन सारी चीज़ों से ध्यान हट चुका था मेरा, लेकिन एक बार फिर मुझे करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू नो कि आखिर ऐसा कौन है जिसने समर्थ सिसोदिया के परिवार पर अटैक किया, खुद समर्थ सिसोदिया को जान से मारा। धानी अचानक से बोली, वैसे रिदम बिल्कुल नैना आंटी पर गई है ना? मुझे याद है बचपन में जब नैना आंटी और समर्थ अंकल घर पर आते तो कितना अच्छा माहौल होता था और उनके साथ रिदम भी हुआ करती थी। ये सुनते ही शिवम की नज़रें एक बार नैना और समर्थ की एक फोटो पर चली गई। रिदम काफ़ी हद तक नैना और समर्थ जैसी ही थी। उसके फेसियल फीचर्स नैना जैसे थे, लेकिन उसकी आंखें समर्थ पर गई थी। वही शिवम समर्थ का बिल्कुल फोटोकॉपी लगता था। तभी तो रिदम को हमेशा उसमें से उसके डैड की वाइब आती थी। शिवम अचानक से बोला, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? एक तो तुम प्रेग्नेंट हो, ऊपर से तुम्हारा 6 मंथ स्टार्ट होने वाला, और मैं तुम्हें यहाँ पर परेशान कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो धानी को सीधे बाहर लेकर गया। बाहर आकर उसने वो दरवाजा बंद कर दिया। धानी उसे देखकर बोली, शिवम ये कमरा हमेशा बंद रखना जरूरी नहीं है। शिवम उसे देखकर बोला, मैं बंद रखता हूँ इसे क्योंकि यहाँ नजर पड़ेगी तो पुरानी यादें हावी हो जाएंगे और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। स्पेशली रिदम के लिए मुझे तो फिर भी पेरेंट्स का प्यार मिला, बट वो बहुत यंग एज में सब कुछ खत्म हो गया और मैं नहीं चाहता कि उसे कहीं से भी कुछ भी बुरा लगे। धानी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पता है यू आर द बेस्ट ब्रदर। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स माई वाइफ, एंड आई वॉन्ट टू बी बेस्ट हस्बैंड एंड बेस्ट फादर। ये सुनते ही धानी मुस्कुरा दी। इधर मुंबई में रिदम का ब्लड टेस्ट हो चुका था। वो अभी भी शीतल के साथ हॉस्पिटल में ही थी और कहीं कोई हुई थी। तभी शीतल उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, व्हाट, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है जैसे कितनी बड़ी चीज हो गई? लिसन, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ओके। रिदम धीरे से बोली, मैंने कब बोला कोई बीमारी है? ऐसा नहीं बोल रही मैं, बस थोड़ा सा शीतल, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग, जस्ट लीव मी अलोन। ये बोलकर उसने शीतल को थोड़ा सा पुश किया और फिर सीधे एक तरफ बढ़ गई। रिदम का अपने आगे ध्यान ही नहीं था। तभी वो अचानक किसी से टकराए, इससे पहले कि वो गिर पाती सामने वाले इंसान ने उसे संभाल लिया। रिदम की नज़र सीधे अपने सामने खड़े चिराग की तरफ चली गई। वो एकदम सीधी होकर बोली, मिस्टर आहूजा आप यहाँ पर? चिराग कुछ पल रुक कर बोला, क्यों, हॉस्पिटल आना माना है क्या मेरा? रिदम धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तभी शीतल आगे आकर बोली, हेलो मिस्टर आहूजा, क्या बात है, आज आप हॉस्पिटल में कोई बड़ी न्यूज़ देने वाले हैं क्या? आप हमें
चिराग सार्कास्टिकली बोला, फिलहाल नहीं शीतल, न्यूज़ देने वाले दिन मेरे हैं। नहीं फिलहाल तो न्यूज़ देने वाले दिन मिस्टर रघुवंशी के चल रहे हैं, मेरे बुरे दिन चल रहे हैं बस। ये बोलते हुए उसने एक नज़र रिदम को देखा और वापस शीतल को देखने लगा। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम तो बुरे दिन की खबरें छापते हैं। वैसे अब हम चलते हैं, एक्चुअली मेरे ब्लड टेस्ट के लिए आए थे यहाँ पर। चले रिदम? रिदम झट से बोली, हाँ जरूर। शीतल उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर तुरंत वहां से निकल गई। हॉस्पिटल से बाहर आते ही रिदम धीरे से बोली, थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। शीतल कुछ पल रुककर बोली, बचना ही था मुझे, खैर ये सब छोड़ो, जल्दी से बैठो, हम न्यूज़ हाउस वापस जा रहे हैं। रिदम कुछ पल रुककर बोली, नहीं मुझे न्यूज़ हाउस नहीं जाना, मुझे वहां पर जाना है जहां पर मिराज की शूटिंग हो रही है, तुम्हें पता होगा क्या? शीतल मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है, चलो मैं लेकर चलती हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से निकल चुके थे। करीब 1 घंटे बाद शीतल ने गाड़ी रोक दी। रिदम ने बाहर देखा, वो एक स्टूडियो के बाहर थी। रिदम जल्दी से गाड़ी से उतर कर बोली, मैं जा रही हूँ अपने पति से मिलने, ओके? तुम मेरा वेट मत करना, चली जाना, मैं खुद पति के साथ चली जाऊंगी। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, ओके, ऑल द बेस्ट। ये सुनते ही रिदम ने उसे घूर कर देखा। वही शीतल मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। इधर रिदम ने एक गहरी सांस ली और वो तुरंत आगे बढ़ गई। रिदम जैसे ही अंदर गई, एक आदमी उसके पास आकर बोला, मैडम आप कौन? ऐसे अंदर कहाँ आ रही हो? रिदम जल्दी से बोली, मैं मिराज रघुवंशी की वाइफ रिदम सिसोदिया। वो आदमी जल्दी से बोला, अच्छा मैडम आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको मिस्टर रघुवंशी के पास लेकर चलता हूँ। उसकी बात सुन रिदम ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो आदमी सीधे रिदम को एक जगह लेकर जाने लगा। वो आदमी एक जगह पर रुककर बोला, मैडम वो रहे मिस्टर रघुवंशी। ये सुनते ही रिदम ने मिराज को देखा जो कि उसे थोड़ी दूरी पर खड़ा था और इस वक्त अपने बाल सही कर रहा था। उसके सामने एक आदमी मिरर लेकर खड़ा था। रिदम जल्दी से मिराज के पास गई और वो सीधे उसके सीने से लग गई। वही मिराज के दोनों हाथ अभी भी हवा में थे। उसने सिर झुकाकर रिदम को देखा और धीरे से बोला, प्रिंसेस। रिदम अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, आई मिस यू। मिराज कुछ पल रुककर बोला, कुछ ही घंटे में। ये बोलकर उसने अपने सामने खड़े आदमी को जाने का इशारा किया और फिर उसने रिदम की पीठ पर हाथ रख लिया। रिदम उससे अलग होकर बोली, हाँ तो इतना काफी है मेरे लिए, बाय द वे पति यू आर लुकिंग सो हैंडसम। मिराज तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैं हमेशा से हैंडसम हूँ प्रिंसेस, अगर तुम्हें कभी नहीं देखा तो वो तुम्हारी नज़रों की गलती है। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा क्या? वैसे सॉरी, मैं यहाँ पर बिना बताए चली, आई थिंक आना नहीं चाहिए था, जैसा यहाँ का माहौल है वो। मिराज बीच में बोला, प्रिंसेस। ये सुनते रिदम चुपचाप उसे देखने लगी। मिराज उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, यू आर माई वाइफ, माई प्रिंसेस, ओके? तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो तो सबको इग्नोर करना तुम्हारी लाइफ का बेटर डिसीजन बन सकता है अगर तुम चाहो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। रिदम उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। बोलकर वो मुस्कुरा दी। वहीं थोड़ी दूरी पर कनिका बैठी हुई थी जो रिदम को घूर रही थी। वो धीरे से बोली, तो ये है रिदम सिसोदिया, मिराज की बीवी। रिदम कुछ सोचते हुए बोली, वैसे पति तुम? मिराज बीच में बोला, प्रिंसेस ये तुम्हारा हाथ। बोलकर उसने गौर से रिदम के हाथ की तरफ देखा। वही रिदम ने मिराज की नज़रों को फॉलो किया। मिराज उसी जगह पर देख रहा था जहां पर उसे इंजेक्शन लगा था और उसका ब्लड लिया गया था। वो मन में बोली, गॉड कहीं इसे अंदाज तो नहीं लग गया। प्लीज़ पति तुम्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तभी मिराज उससे बोला, तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी है? ये सुनते रिदम ने एक बार वापस अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ पर एक हल्का से स्क्रैच भी था ठीक उसी जगह पर। वो धीरे से बोली, ये पता नहीं कैसे, आई मीन। तभी मिराज ने वापस से रिदम को अपने पास खींच और कुछ पल रुककर बोला, किसके साथ थी तुम प्रिंसेस? किससे टकराई तुम? एक स्मेल है तुम्हारे ऊपर किसी आदमी की। रिदम धीरे से बोली, व्हाट? वो चिराग हो जा। इतना बोलता वो रुक गई और वो मिराज को देखने लगी जो उसे घूर रहा था।